नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और तुम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल स्टडीज के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए है। उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा चट्टानों के विषय में देखा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारी पृथ्वी का बदलता स्वरूप। अब देखिए, पृथ्वी का बदलता स्वरूप से मतलब क्या है। जैसे पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं अचानक से या लगातार, जिसकी वजह से आज अगर आप पृथ्वी के धरातल को कुछ और देख रहे हो, कुछ ही समय बाद आप दूसरा देखोगे। ऐसा क्यों होता है? जब पृथ्वी घूमती है, जैसे अगर आपकी बॉडी है, अगर आप बॉडी को ऐसे ऐसे करोगे चारों तरफ, तो हो सकता है कोई नस चमक जाए या कोई बॉडी का पार्ट अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल जाए, जिसकी वजह से आपको सूजन या हड्डियों में चटक या आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। या तो अगर आपका जैसे हड्डी कहीं टूट गया, चटक गया, तो डॉक्टर उसको खींच के सीधा करता है। ऐसे ही जब पृथ्वी गति करती है, तो पृथ्वी के गति के कारण कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, पृथ्वी की गति, देखिए, अगर पृथ्वी की गति के कारण मान लीजिए उसके अंदर की प्लेटें खिसक जाती हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अंतर्जनित 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 बदलाव या अंतर्जनित घटना भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर यही चीजें हमें बाहर देखने को मिले, तो हम कहते हैं बाह्यजनित बदलाव। ठीक है, देखिए, इस अंतर्जनित की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी इंडो इंडोजेनिक। इंडोजेनिक मतलब आंतरिक उत्पन्न, या आप कह सकते हो आंतरिक उत्पत्ति। इंडो मतलब होता है आंतरिक और जेनिक मतलब उत्पत्ति, और बाह्य जनित मतलब होता है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब बाह्य उत्पत्ति। अब ये क्या है समझिएगा। पृथ्वी की गति के कारण आंतरिक उत्पत्ति मतलब क्या? मतलब ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं जो पृथ्वी के अंदर से हो। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो कि एक प्राकृतिक घटना है और बहुत भयानक घटना है। ज्वालामुखी का फटना, भूकंप और भूस्खलन, ये ऐसी घटनाएं हैं जो पृथ्वी के परिदृश्य को बदल देंगी। जैसे अगर आप देख रहे हैं आज बिल्डिंग है, कल पता लगी भूकंप आ गया, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, अगले दिन आप देखेंगे अरे पृथ्वी और इसमें बिल्डिंग कहाँ गई। यानी कि पूरी पृथ्वी के जो सतह है उसको वो चेंज कर दे। यही मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी पृथ्वी का जो स्वरूप है वो बदल क्यों रहा है। यानी कि कहीं जमीन था तो वो गड्ढा कैसे हो गया, कहीं गड्ढा था वो भर कैसे गया, कैसे पहाड़ी यहाँ आ गई, कैसे नदियों का निर्माण हुआ। इन सब चीजों की जो समीक्षा है वो यहीं से निकल के आती है। ठीक है, तो अंतर्जनित बल भी आप बोल सकते हो, अंतर्जनित बदलाव भी बोल सकते हो। पृथ्वी के गति के कारण जो अंतर्जनित बल होते हैं वे तीन चार घटनाओं को जन्म देते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, भूस्खलन। ऐसे ही वाह्य की बात करें तो वाह्य में आप देखेंगे नदी का बहाव। ठीक है, किसका बहाव? नदियों का बहाव। नदियों का बहाव जो होता है ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, इसका कारण भी बाह्य जनित बल होते हैं। समुद्र की तरंगे, समुद्र की लहरें जो होती हैं या समुद्र की जो तरंगे होती हैं, वो भी बाह्य जनित बल का आपको परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद निक्षेपण हो गया, हवा वगैरह हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? बाह्य जनित बल के। क्लियर? तो पृथ्वी की गति के कारण दो प्रकार के बल की उत्पत्ति होती है, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक बल के कारण कुछ हमने घटनाओं को देखा, उन्हीं घटनाओं को हमें देखना है और ये समझना है कि कहां कहां कैसे कैसे बदलाव आते हैं। ठीक है, जैसे पहला टर्म है ज्वालामुखी। ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं, सिलेबस के हिसाब से हम पूरा कवर कर देंगे। देखिए, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की बात करें, देखिए पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में
ये देखिए ऐसे ऐसे कुछ आकृति, ये अंदर ही रहता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर ही ये रहता है। पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में यहाँ मैग्मा रहता है, ठीक है, मैग्मा। मैग्मा मतलब क्या होता है समझिएगा, मैग्मा मतलब, मैग्मा, मैग्मा मतलब पिघला हुआ, पिघला हुआ रसायन, ठीक है। अब इस रसायन में कुछ भी हो सकता है, लोहा, निकेल, तांबा, ईंटा, पत्थर, सब। अब ये पिघला हुआ रसायन किसके रूप में रहता है, मैग्मा के। फिर ये रास्ता बनाते हुए आंतरिक बल से बाहर निकलता है, ठीक है, रास्ता बनाते हुए। अब बहुत बड़े विस्फोट के साथ कुछ गैसें, कुछ गैसें प्लस, कुछ गैसें प्लस राख, कुछ गैसें प्लस राख के साथ ये विस्फोट करके बाहर निकलता है, ठीक है। जिस जगह से बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर या मुहाना। और जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं निकास। क्या बोलते हैं, निकास या वेंट। क्या बोलते हैं, निकास या वेंट। और ये पूरी पृथ्वी में फैल जाता है। जब ये निकल करके पूरी पृथ्वी में फैलता है, धुआं राख निकलता है, तो यहां से छेद, छेद से, मान लीजिए यहाँ छेद है, यहां से पानी की तरह, ऐसे पानी की तरह पूरा पूरा ये मैग्मा बहता रहता है, ठीक है, पूरा पूरा ये मैग्मा बहता रहता है। लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और इसको क्या कहते हैं, लावा। समझ में आई बात आपको। ज्वालामुखी के फटने से पहले अंदर जो पिघला हुआ रसायन रहता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब यही बाहर आके फैल जाता है जमीन पे उसको हम लावा बोलते हैं। तो लावा ही मैग्मा है, मैग्मा ही लावा है। लावा जब अंदर रहेगा तो मैग्मा, और मैग्मा जब बाहर हो जाएगा तो लावा, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं ज्वालामुखी जैसे भयानक घटना का निर्माण होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो ज्वालामुखी संबंधित दो चीजें हमको समझनी थी, और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं मैग्मा कोष्ठ। मैग्मा कोष्ठ मतलब जहां पे पूरा मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। ज्वालामुखी से संबंधित दो चीजें हमें जाननी थी। पहला, ज्वालामुखी के मुहाने बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्रेटर। और ज्वाला लावा जो फैलता है या जहां से लावा जाता है जिस पाइप के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, निकास या वेंट, ठीक है, निकास। आगे बात करें तो ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक सुषुप्त, एक जागृत, और एक सक्रिय। तीन प्रकार के। सक्रिय मतलब जिसमें अक्सर विस्फोट होता रहता है। सुषुप्त वाला बड़ा खतरनाक होता है, कब विस्फोट हो जाएगा पता नहीं, पता लगे सब सोए हैं, रात में विस्फोट हो जाए, सब जल के मर जाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक होता है। और एक आपका होता है सुषुप्त सक्रिय, और एक आपका एकदम मरा हुआ, ठीक है, डेड, जो खत्म हो चुका है, जिसमें अब कभी भी ज्वालामुखी क्या होगा, विस्फोट नहीं होगा, या विस्फोट होकर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, या ज्वालामुखी से संबंधित टॉपिक था जो हमारे सिलेबस, हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। देखिए अगली जो घटना है वो है भूकंप की। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आंतरिक बल के कारण ज्वालामुखी फटता है, आंतरिक बल के कारण ही भूकंप भी उत्पन्न होता है। कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए जमीन का हिस्सा है ऊपर का, हाँ, यहां मान लीजिए दो प्लेटें अपना जा रही हैं, ऐसे अपना गुजर गई, लेकिन मान लीजिए एक प्लेट और ये आई धड़ाम से लड़ गई। जब इससे दो प्लेटें लड़ेंगी पृथ्वी की, तो यहां से बहुत तेज से तरंगे जाएंगी, बहुत तेजी से, और जाके यहाँ धड़ाम से पृथ्वी पे टकराएंगी। सोचिए जो, जैसे अगर हमारे पेट में, अभी अगर हमारे पेट में किडनी और फेफड़े की लड़ाई हो जाए तो उसकी चोट हम तक पहुंचेगी, दिमाग का क्या पगला क्या कर रहा है, वैसे यहाँ होता है। जब यहाँ दो प्लेटें टकराती हैं तो पट से इसकी जो कंपन है या इसके जो हिलन डुलन है वो कहाँ पहुंच जाता है, जमीन पर। इसी घटना को हम कहते हैं भूकंप। जहां पर ये प्लेटें टकरा रही हैं, या जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, उस सेक्शन को हम कहते हैं केंद्र। और जहां पर पहली बार ये तरंगे पहुंचती हैं उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, अधि मतलब आना, केंद्र। समझ में आया आपको।
ये दो टर्म ध्यान रखे रहिएगा, केंद्र अधिकेंद्र। केंद्र मतलब वो सेक्शन, वो चीज या वो जगह जहां पर प्लेटों के टकराने से कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। दूसरी बात, जहां पे ये तरंगे पहले पहुंचती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अधिकेंद्र और केंद्र, ठीक है। चूंकि ये तरंगे जब चलती हैं, कुछ तरंगे चलती हैं बीचों में मर जाती हैं, कुछ तरंगे थोड़ा आगे चल के मर जाती हैं और कुछ तरंगे यहां तक पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे भूकंप की 3 प्रकार की तरंगे हमें देखने को मिलती हैं। भूकंप की तरंगे देखिए 3 प्रकार की हैं। पहली पी तरंगे। अब देखिए पी तरंगे मतलब क्या, इनको हम अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरी हमारी है एस तरंगे। एस तरंगे, इनको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। और जो तीसरी है, ठीक है, वो है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, ठीक है, धरातलीय तरंगे। अब देखिए जो प्राइमरी या पी तरंगे हैं, डिटेल तो है इनमें कुछ, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम थोड़ा सा बस जिक्र कर लेते हैं। देखिए जो पी तरंगे हैं, वो पी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं, वो तो नुकसानदायक नहीं होती, वो चलती हैं केंद्र तक, ऊपर तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या बहुत कम पहुंचती हैं। सेकंड वाली थोड़ी सी नुकसान करती है, हल्की फुल्की, केवल हल्का हल्का हिला के छोड़ देती है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये थर्ड है, इसकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए इसको एल तरंगे भी कहते हैं और ये बहुत नुकसान करती है। धरातली तरंगे जब यहाँ पहुंचती हैं तो पूरी पूरी पृथ्वी को हिला देती हैं, ठीक है, पूरे पूरे धरातल को हिला देती हैं और ये बहुत नुकसान करती हैं। तो सबसे खतरनाक तरंगे कौन होती है, धरातली तरंगे। सबसे खतरनाक तरंगे कौन होती है, धरातलीय तरंगे। जैसे अब कहाँ भूकंप आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी कोई नहीं जानता। लेकिन जब ये तरंगे यहाँ से चलती है ना, तो कुछ जानवर जो जमीन पे रहते हैं, उनको, उनके कान इतने सेंसिटिव होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और अपनी जगहों को वो छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे तालाब की मछलियां, जब तालाब की मछलियों को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है, तो बराबर वो पानी में उछलने लगती हैं या पानी में उछल कूद मचाती हैं, जैसे वो कहना चाह रही हो कि यहाँ से हमको भागना है, ठीक है, या यहाँ से हमको हटना है। कुछ जानवर अपनी जगहों को छोड़ देते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को ये अंदाजा लग जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, क्लियर। अब बात करें भूकंप के बारे में जानकारी की, तो 26 जनवरी, देखिए 26 जनवरी 2001 में बुर्ज शहर जो कि आपका कहाँ है, गुजरात में। बुर्ज शहर जो कि आपका कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पे भयंकर भूकंप आया, जिसकी वजह से एक स्कूल में 931 बच्चे और 27 टीचर, 931 बच्चे और 27 टीचर मारे गए थे। सोचिए एक स्कूल में ये हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी। अब 900 बच्चे किस किस परिवारों से आए होंगे, कितना परिवार इफेक्टिव हुआ होगा। तो इतनी चीजें होती हैं, कितना भयानक ये होता है। कई सारे इसने बिल्डिंगों को तबाह कर दिया, कई सारी बिल्डिंगें रातों रात खाक हो गई, कई सारे रास्तों में मतलब रास्ते फट के अलग अलग हो गए। तो तमाम प्रकार का नुकसान हुआ था, जिससे सरकार को बहुत चिंता हुई थी, ठीक है। बाद में ये सोचा गया यार ये भूकंप इतना भयानक है, भूकंप को मापा कैसे जाए, या भूकंप को हम नाप करके कैसे जाने कि कौन भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे भी हाल फिलहाल में भूकंप आया था कुछ साल पहले, तो केवल ऐसी जमीन हल्की हल्की हिली थी, ठीक है। अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप को हम नापते हैं भूकंप लेखी। देखिए एक पैमाना है भूकंप लेखी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की मदद से हम भूकंप को मापते हैं। उसके साथ साथ इसका जो पैमाना है वो है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में हम इसको दिखाते हैं। अगर रिक्टर स्केल पे पैमाना 2.0 है तो भूकंप क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर भूकंप का पैमाना 5.0 हो गया तो केवल हल्का हल्का, ठीक है, हल्का फुल्का नुकसान करेगा, जैसे खिड़की,
खिड़कियां हिलेंगी, ठीक है, हिलेंगे तो खट 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 की आवाज आएंगी और हल्की फुल्की कंपन होगी, गिलास वगैरह गिर जाएंगे जमीन पे, ठीक है, गिलास गिर जाएंगे जमीन पे, ठीक है। लेकिन अगर ये भूकंप 6.0 तक हो गया तब ये खतरनाक हो सकता है, और अगर 7.0 हो गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। कितना खतरनाक हो जाए उसका अंदाजा नहीं है आपको। बाद में ये देखा गया कि जो भुर्ज में भूकंप आया था वो 6.9 का था। सोचिए 6.9 स्केल का भूकंप जब पूरी बिल्डिंग गिरा सकता है, तो जब 7 आ जाएगा तो क्या कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये समझते हैं कि भूकंप को मापने का जो पैमाना है वो क्या है, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, क्लियर। चलिए, तो ये बात हो जाती है भूकंप की। अब हम थोड़ी बहुत और घटनाओं को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ घटनाएं हैं जैसे अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय एवं अपर्दन थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कुछ खास इसमें है नहीं टॉपिक में। देखिए, अपक्षय मतलब क्या, लग नहीं रहा आपको, क्षय, क्षय मतलब होता है खत्म होना या टूटना। देखिए, टूट फूट जाना किसका, चट्टानों का, चट्टानों का टूटना फूटना या मिट्टी के बड़े हिस्से का टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। अपर्दन मतलब होता है कटना, ठीक है, कटना या अलग हो जाना, दोनों देखिए अंतर होता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए ये हिस्सा है चट्टान का, ठीक है, अब इसका ये हिस्सा टूट गया, किसी कारण से ये टूट के निकल गया, तो ये होता है अपक्षय। लेकिन मान लीजिए ये हिस्सा टूटा नहीं, यहां बगल से नदी बह रही थी, ठीक है, अब ये नदी इसको काटते 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 इतना कर दी, तो अब ये क्या हो गया, अपर्दन। समझ में आया। अपक्षय मतलब टूटना, चट्टाने टूट टूट के अलग हो जाए टुकड़ों टुकड़ों में, और अपर्दन मतलब धीरे धीरे कट कट के, जैसे अगर नाली बह रही है तो मिट्टी को धीरे 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 बहा के लेके चली जाती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बहुत तेज आंधी तूफान आया और उस आंधी तूफान में दो पत्थर आपस में टकरा गए और टकरा के दो टुकड़ों में हो गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय। क्लियर, ये हुआ अपक्षय और अपर्दन, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा, क्लियर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अपर्दन, देखिए क्या होता है अपर्दन के कारण ही, या अपर्दन होता कैसे है, हमने आपको बताया अभी कि उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी। जब जल किसी ऊंचाई से, जब जल किसी ऊंचाई से नीचे गिरता है, जब जल किसी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो जल निर्माण करता है जल प्रपात का। किसका निर्माण करता है, जल प्रपात का, ठीक है। जब जल ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो निर्माण करता है जल प्रपात का। जैसे जल प्रपात का हम कुछ उदाहरण देखें तो दक्षिण अमेरिका में एक जल प्रपात है, दक्षिण अमेरिका में एक जल प्रपात है एंजिल। कौन सा जल प्रपात है, एंजिल, और ये विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहां पर एक जल प्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। कौन जलप्रपात है, नियाग्रा। वही जाम्बिया की बात करें, जाम्बिया में है, जाम्बिया के जाम्बेजी में है विक्टोरिया जलप्रपात। ये विश्व फेमस कुछ जलप्रपात हैं जिसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। जैसे ये दक्षिण अमेरिका वाला जो है वो आपका कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो ऐसे ही जलप्रपात 3-4 जलप्रपात का जिक्र किया था, मैंने आपको बता दिया, जिसमें एंजिल जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब ये जलप्रपात बताने का मतलब क्या है, अब उसको जरा समझिएगा, ठीक है। देखिए, जब जल, मान लीजिए ये पहाड़ी है, ठीक है, यहां से जब जल गिरता है तब ये बहने लगता है, ठीक है, बहने लगता है। अब मान लीजिए जल की धाराएं ऐसे बहते हुए आगे बढ़ रही हैं, ठीक है,
रास्ते में इनको जैसा रास्ता मिलेगा ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हुए आगे बढ़ जाएंगी, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हुए आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे वो आया और यहाँ पे कुछ जल इकट्ठा करके नदी बना दिया, तो इसको हम कहते हैं चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील या विसर्प झील। क्या कहते हैं? विसर्प झील। जब नदियां या जब पानी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलता है, तब मूढ़दार जगह पर कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कहते हैं चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील। ठीक है, क्या कहते हैं? चाप झील। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, जब ये ऐसे बहते हुए जब समुद्र पे जाके ये मिल जाते हैं, समुद्र जैसे मान लीजिए ऐसे नदियां मिलती हैं, तो समुद्र में जब ये मिलते हैं, आपको पता हो जैसे अगर पानी ऐसे कहीं जा रहा है तो अपने साथ ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने साथ ये कुछ कंकड़ ईंट पत्थर लाते रहते हैं, लाके यहाँ जमा करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे। धीरे धीरे कंडीशन ये होगी, जमा करते 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 यहाँ का पूरा जो एरिया है वो एक जमीन जैसा बन जाएगा। कैसा? जमीन जैसा। और पानी अब ऐसे बहने लगेगा, पानी ऐसे बहने लगेगा। तो अब आप ध्यान दे जरा, यहाँ पे जो पानी की एक धारा थी दो धाराओं में बट गई, ऐसे यहाँ होते होते तीन धारा बन जाएगी, फिर यहाँ इकट्ठा होकर यहाँ बट जाएगी। तो इस घटना को कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं? वितरिका। क्या कहते हैं? वितरिका। लेकिन यही घटना होते होते जब ये मिट्टी का हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। क्लियर हुआ आपका भाई? जो नदी है वो धीरे धीरे अपने साथ कंकड़ उंकड़ बहा के लेके जाती है, हल्का फुल्का जब बिछाएंगी, छोटा एरिया रहेगा, उसको हम कहते हैं वितरिका। लेकिन यही एरिया जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको जैसे बाढ़ होड़ के समय, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा। क्लियर हुआ आपका? डेल्टा कैसे बनता है समझ, जैसे सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। डेल्टा आपने समझा, आपने चाप झील समझा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे हम बात करें हिमनद। हिमनद मतलब, हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी। हिम नदियां यानी कि जो नदी हिमालयों से या बर्फों से होकर बहती हो, उसको हम कहते हैं हिम नदी। तो हिम नदी भी यही काम करती है, बर्फों को काट काट के लेके जाएगी और एक जगह इकट्ठा कर देगी, उसको कहते हैं हिमोड़। ठीक है, क्या कहते हैं? हिमोड़। तो हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। हिमोड़ मतलब धीरे धीरे वो बर्फों को तोड़ते तोड़ते लेके जाती है और बर्फ का वो निर्माण करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हिमोड़। क्या कहते हैं? हिमोड़। ठीक, अब आगे, जैसे मान लीजिए अब नदी की एंट्री कहां हो रही है? समुद्र में। अब मान लीजिए समुद्र में ये बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, ये बड़ा सा पत्थर है, नदी इसी पे टकरा रही है धड़ाम से। ठीक है, टकरा गई, एक साल, 2 साल, 5, 10, हजारों साल बाद धीरे धीरे नदी इस पे क्या कर देगी? छेद कर देगी। ठीक है, छेद कर देगी, पूरे पूरे जो गुफा पत्थर जो है उसको गुफा जैसा बना देगी, उसमें वो छेद कर देगी। ठीक है, तो जब अब छेद कर दी, अब हम क्या अब मैटर क्या हो गया? जो गुफा थी या जो समुद्री आप सब कह सकते हो घर था, या समुद्र में जो गुफा थी उसको वो छेद कर देगी, और धीरे 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 छेद करते 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 बहुत सारा छेद कर देगी। ठीक है, तो ये हिस्सा अब ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। देखिए, तो एक तरह से आप देख पा रहे होंगे केवल छत बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? छत। तो इसको हम कहते हैं तटीय मेहराब। क्या कहते हैं? तटीय मेहराब। जब पानी द्वारा या जल द्वारा समुद्र में बने गुफा का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तटीय मेहराब। कुछ समय बाद ये बहते बहते गुफा को भी तोड़ ताड़ देगी, तोड़ के खत्म कर देगी, केवल छोटा सा हिस्सा ऐसे रह जाएगा खंभा जैसा, इसको कहते हैं स्टैग। क्या कहते हैं? स्टैग। तो आपसे पूछता है स्टैग क्या है? नदियों द्वारा पत्थरों को काट काट के केवल एक खंभे जैसी आकृति बचने पे क्या कहते हैं? स्टैग। और जब केवल छत बचा हो
उसको क्या कहते हैं? तटीय मेहराब। ठीक है, तटीय मेहराब। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपरछय या अपर्दन पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंच गए। भैया ये वही टॉपिक है, जरा ध्यान दीजिए। जल प्रपात भी काटते छाटते बढ़ता है, हिमनद भी काटते छाटते बढ़ता है, ये अभी हमने जो पढ़ा यहाँ भी काट छाट रहा है, तो ये सब क्या है? अपर्दन का ही तो हिस्सा है। ऐसे ही बालू वाले इलाके की बात करें, बालू वाले इलाके की, तो वहां पे ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐसे बालू के ढेर होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बालू के ढेर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बालू के ढेर को हम क्या कहते हैं? छत्रक। ठीक है, बालू छत्रक। जब हवाएं बहती हैं तो हल्का हल्का बालू के कणों को उड़ाती जाती हैं, ऐसे उड़ाती जाती हैं, उड़ाती जाती हैं, और एक जगह ऐसे इकट्ठा करती रहती हैं। ठीक है, वैसे इकट्ठा करती रहती हैं, ऐसे इकट्ठा करती रहती हैं, तो ये बालू का हिस्सा कम होता जाएगा, यहाँ इकट्ठा होता जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं बालू टिब्बा। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। ठीक है, हवा द्वारा जब बालू को उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। अब मान लीजिए ये इकट्ठा नहीं किया, बहुत बड़े इलाके में पूरा फैला दिया, बहुत बड़े इलाके में फैला दिया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लोयस। क्या कहते हैं? लोयस। क्लियर हुआ? राजस्थान में तेज हवाओं के कारण बालू के विखराव को हम क्या कहते हैं? लोयस। बालू के विखराव को हम क्या कहते हैं? लोयस। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टर्म जो पृथ्वी की गतियां वाला है ये कंप्लीट होता है। पृथ्वी के बदलता स्वरूप, क्योंकि हमने इसमें भूकंप वगैरह भी अध्ययन कर लिया। अब छोटा टॉपिक रह गया है, मतलब 2 टॉपिक रह गए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है वायु। अब आप कहेंगे वायु तो हमने पीछे डिस्कस किया था। बिल्कुल किया था, उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए, वायु की बात करें तो जो वायु की उपस्थिति है वो वायुमंडल में है। पूरे वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है, और उसके बाद जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट गैस मैंने आपको बताया था 0.03% क्या है आपका? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। 0.93 आपकी क्या है? आर्गन गैस है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी गैसें जब मिलती है तो किसका निर्माण होता है? वायुमंडल का। वायुमंडल के विषय मैंने आपको बताया था, ये पौधों और जीवों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगली बात, ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस बनी है, और ओजोन गैस जो कि खतरनाक गैसों से या परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्लियर हुआ ये टॉपिक? ठीक है, सॉरी CO2 लिख दिए हैं, यहां होगा। ठीक है, यहां सांस और ओजोन गैस। ठीक है, अब देखिए CO2, हालांकि CO2 गैस बहुत कम मात्रा में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कैसे? CO2 ताप नियंत्रित करती है। क्या करती है? ताप नियंत्रित करती है। जैसे समझिएगा, जब सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है तो इसको ये रोकती है। अगर ये ऐसा ना करे तो पृथ्वी पर जीवन संभव होगा ही नहीं। पृथ्वी पे टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, और माइनस जाने का मतलब ये है सारी चीजें बर्फ में जम जाएंगी, और जब बर्फ में जम जाएंगी तो क्या कोई जीवित रह पाएगा? नहीं। इसलिए CO2 का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 गैस ताप नियंत्रित करती है, जिस वजह से धरती पर एक टेम्परेचर मेंटेन है, सूर्य से आने वाली रोशनी को रोक लेती है, टेम्परेचर बनाए रखती है ताकि यहाँ पे चीजें जमे ना। लेकिन आप खुद सोचिए, जब इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो ये क्या करेगी? ज्यादा ऊर्जा रोकेगी, और ज्यादा ऊर्जा रोकेगी जिस वजह से पूरी की पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं भूमंडलीय तापन। क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन, या और सिंपल कहें तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल
वार्मिंग, यानी कि जब हवाएं गर्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यही कारण है कि आज टेम्परेचर 45 से 50 सेंटीग्रेड तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 गैस बढ़ गई है। CO2 क्यों बढ़ गई है? CO2 गैस पौधे इस्तेमाल करते हैं, पौधे ही नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं पेड़ लगाओ। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो वो CO2 गैस को सोखती रहेगी, CO2 की मात्रा मेंटेन रहेगी और आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, CO2 बढ़ेगा, वो टेम्परेचर को और खींचेगी और धीरे धीरे वो हमारे लिए नुकसान करेगी। टेम्परेचर को जो खींचना होता है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस 4-5 हैं, जिसमें से CO2 भी है। ग्रीन हाउस गैस मतलब जो सूर्य की उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करती है। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको? वायुमंडल से टॉपिक क्लियर हुआ आपका, इतना छोटा सा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जिसके विषय हमने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी से, मैंने आपको बताया था 1600 ऊपर, पृथ्वी से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की स्थिति है। हम आपको रिवीजन करा देते हैं, एक बार मैंने आपको बता दिया है। वायु की जो पहली परत है वो है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं से तात्पर्य है बादल का फटना, वर्षा होना, चक्रवात, आंधी तूफान, ये सब जितनी घटनाएं हैं वो सब कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, यही 2 टर्म याद करना है। अगली जो परत है वो है समताप मंडल, और इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। समताप मंडल की खासियत यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। बहुत खासियत, ओजोन परत, ओजोन परत जो परावैंगनी किरणों को रोकती है। उसके साथ साथ इसमें टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे बढ़िया परत कौन है? समताप मंडल। इसमें उड़ेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहेगा। क्लियर? ओजोन लेयर की यह खासियत है। और एक ही ओजोन लेयर का तापमान जो है वो हमेशा एक समान रहता है। तीसरी जो परत है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है, और इसमें उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। उल्का पिंड मतलब वे जो वायुमंडल में आते हैं जिनमें आग लग जाती है, तो वो कहां देखने को मिलते हैं आपको? मध्य मंडल में। क्लियर? चौथा पॉइंट है आयन मंडल। देखिए, आयन मंडल से एक्स रेज या रेडियो वेव्स का परावर्तन होता है, और ये 80 से 400 किलोमीटर तक होती हैं। रेडियो वेव मतलब जैसे जो हम गाना वगैरह सुनते हैं, तो तरंगे वहां जाती है, वहां टकरा के नीचे आती है। ठीक है, लास्ट आपका मैंने आपको बताया था बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में होता है, अंतरिक्ष में फैला रहता है। इसकी ऊंचाई वही 400 से ऊपर 1600 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा तेज बताया, क्यों? क्योंकि हम लोग इसके विषय में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार वायु आ गया था, इसलिए आपको दोहराना जरूरी था, इसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा बहुत चर्चा हमने कर लिया वायु के बारे में। अब देखिए, वायु के कारण ही, या हम ये समझते हैं, हम इस समय क्या कहते हैं कि यार आज बड़ी गर्मी है या आज बड़ी ठंडी है। ठीक है, जैसे अगर हम दिन की बात करें या हम घंटे की बात करें, घंटे की बात, या कुछ दिन, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन, जैसे मान लीजिए आज बहुत गर्मी है, मान लीजिए कल नॉर्मल हो गया, फिर गर्मी है, परसों ठंडा हो गया, तो उस घटना को हम कहते हैं जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु। जलवायु मतलब ये होता है, जैसे कि हमारे यहाँ 4 महीने 5 महीने क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर समझिए। देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन या प्रति घंटे, प्रतिदिन या प्रति घंटे जलवायु
प्रतिदिन या प्रति घंटे मौसम बदल सकता है। जैसे आज बरसात नहीं हो रही, कल बरसात हो जाएगी, परसों धूप निकल जाएगी, नरसों हल्का ठंडी लगने लगेगा, फिर मच्छर लगने लगेगा, फिर गंदगी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मौसम जो है हर रोज बदलता है, हर रोज मौसम बदलता है। लेकिन बात करें ओवरऑल जलवायु की, तो जलवायु नहीं बदलती। जलवायु किसी लंबे समय तक रहती है। जैसे हम अगर गर्मी की बात करें तो हमारे यहाँ गर्मी 4-5 महीने रहती है, हमारे यहाँ ठंडी 4-5 महीने रहती है, ठीक है, 3-4 महीने रहती है। ऐसे ही बरसात भी 2-3 महीने रहती है। तो उस समय काल को हम क्या कहते हैं? जलवायु। अर्थात मौसम प्रतिदिन बदलता है और ऐसी कंडीशन या ऐसे तापमान या ऐसा एरिया, ऐसे क्षेत्र जहां पर मौसमी घटनाएं किसी लंबे समय के लिए परिवर्तित ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक है। मौसम और जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ चीजें कारगर हैं, जैसे आपका तापमान। तापमान की बात करें तो एंडर्स सेल्सियस ने बताया था सबसे पहले कि तापमान को हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करेंगे। या सेल्सियस जो पैमाना आया था, किसने दिया था? एंडर्स सेल्सियस ने। सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा, अरब सोचिए, 2 अरबवां हिस्सा हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है। अगर सोचिए पूरा प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा? सूर्य के 2 अरबवां हिस्से को पृथ्वी प्राप्त करती है, और जिस हिस्से को प्राप्त करती है उसे हम सूर्यातप कहते हैं। ये टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सूर्यातप कहते हैं या क्या कहते हैं? आपतन। ठीक है, क्या कहते हैं? आपतन। तो तापमान का वो हिस्सा जो पृथ्वी प्राप्त करती है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्यातप। ठीक है, क्या कहते हैं? सूर्यातप। इसको बताया किसने था? एंडर्स ने। अगर 0 सेंटीग्रेड लिखा है, इसका मतलब इस कंडीशन पे पानी बर्फ हो जाएगा। 100 सेंटीग्रेड का मतलब उबलने लगेगा। ठीक है, तो अभी टेम्परेचर 50 पहुंचा है ना, कुछ समय जब 100 पहुंच जाएगा तो हम लोग भी उबल जाएंगे, यानी कि जिंदा बुझा जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस पे चिंतन करना बहुत जरूरी है। तापमान के बाद बात करें तो टर्म आता है वायु दाब। क्या आता है? वायु दाब। देखिए, हमारे रक्त दाब को पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ है वायु दाब। जैसे अगर हम अभी चांद पे चले जाएं, ठीक है, बगैर सेफ्टी सूट पहने, तो क्या होगा? हमारे नाक से हमारे नसें फट जाएंगी, हमारे कान से ब्लड बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा है, वो शरीर के हिस्सों को फाड़ फूड़ के बाहर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई वायु नहीं है। अब यहाँ ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो वायु है वो दबाए हुई है। जब वायु दबाए हुई है, हमारा ब्लड उसको फेंक रहा है, तो बराबर मेंटेन कंडीशन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हमें कहीं चोट लगती है तो ब्लड बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो दीवार है जो रोके हुई है वो फट गई, तो जो फट जाएगी तो फट से ब्लड बाहर आ जाएगा। तो इससे ये समझे रहिएगा कि हमें जीवन जीने के लिए वायु दाब का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी हमें। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, एक चीज और, वायु हमेशा उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर चलता है, या हम कह सकते हैं वायु दाब जो होता है उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर चलता है, जिसकी वजह से या जिससे हम वायु की गति को क्या बोलते हैं? पवन। क्या बोलते हैं? पवन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पवन 3 प्रकार की होती है। एक पवन जो हमेशा साल भर चलती रहती है उसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक मतलब जिससे हमें पता है कि हवा उधर साइड जाएगी और हमको उधर साइड जाना है व्यापार करने, तो हम अपना सामान ला देंगे, चल देंगे, और जब यही हवा उधर से इधर चेंज होगी तो चले आएंगे। तो समुद्र में व्यापार के लिए व्यापारिक हवाओं का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी जो हवा है वो है स्थानीय। ठीक है, स्थानीय, अच्छा, इसी व्यापारिक को ही हम बोलते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय पवनें। देखिए,
जो मैंने आपको व्यापारी बताया उसको हम अस्थाई भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? अस्थाई। दूसरी जो है वो अस्थानीय। अस्थाई और अस्थानीय में अंतर है। अस्थानीय मतलब जो किसी विशेष क्षेत्र में चलती हो, जैसे हमारे यहाँ कैसी हवा चल रही है? गर्म, क्योंकि गर्मी है। अब अगर आप इंग्लैंड में जाए तो वहां ठंडी है, वहां ऐसी हवाएं नहीं चलेंगी। अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं उसको हम बोलते हैं अस्थानीय हवाएं। जैसे शाम के समय अगर आप नदी किनारे या समुद्र किनारे खड़े हो जाएं तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, क्योंकि शाम में या रात में हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, ठंडा लगेगा। दिन में जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये बातें हमें कुछ ध्यान रखने वाली हैं जो हमने ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला टर्म है उसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत है। अगला जो हमारा टर्म है वो है चक्रवात। देखिए चक्रवात क्या है। मान लीजिए कुछ हवा इधर से आई, कुछ हवा इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर, और चारों आपस से भिड़ गई। अब चारों आपस भिड़ के वो उसको धक्का दे रही है, उसको धक्का दे रही है, उसको धक्का दे रही है, कोई इधर उधर नहीं हो रहा है। तो जब चारों तरफ से हवाएं एकदम बवंडर की तरह चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? चक्रवात। इनकी मारामारी में होता क्या है? नुकसान हम लोग को हो जाता है। अब जब हवाएं चक्रवात के हिसाब से चलती है तो पेड़ हो गया, रास्ते में बिल्डिंग हो गया, घर द्वार हो गया, सबको तोड़ते फोड़ते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है। किसी चीज को नहीं छोड़ती, सब एकदम पूरी तरह से ये तबाही मचा देती है। ऐसे ही तबाही हमें 25 अक्टूबर 1999 में थाईलैंड में देखने को मिलती है। अब ये थाईलैंड से होते हुए 29 अक्टूबर भारत में इंटर कर गया और भारत के उड़ीसा राज्य में इसने जबरदस्त तबाही मचाई थी। मतलब आप समझ लीजिए 3-3 4-4 दिन तक लोग खाए पिए बगैर रह गए। कुछ तो कुछ चक्रवात में मर गए, कुछ वैसे मर गए। कुल मिलाकर के 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। सोचिए 130 लाख लोग, मतलब 1 करोड़ के ऊपर लोग प्रभावित हुए थे इस चक्रवात से। इतना भयानक ये चक्रवात होता है। तो चैप्टर में जो हमारा दिया है चक्रवात से संबंधित, हमने चक्रवात जान लिया, चारों तरफ की बाउंड्री जैसी हवाएं। चक्रवात आया कहाँ था? उड़ीसा में 1999 में, और ये बहुत भयानक तबाही मचाया था। कोणार्क, उड़ीसा का शहर है कोणार्क, वहां का ये एक जंगल था, मैनग्रोव, पूरे जंगल को साफ कर दिया। मतलब इतना भयंकर चक्रवात था कि आज तक वहां जंगल आया ही नहीं, पूरे जंगल को उखाड़ फेंका इसने, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए अगला एक छोटा सा टर्म रह गया। देखिए अगर ये चैप्टर आप देख रहे होंगे तो हर जगह आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी के स्वरूप को बदलने वाले कारक ही हैं, चाहे वायु हो चाहे तापमान हो। एक छोटा टर्म रह गया है आर्द्रता। देखिए आर्द्रता मतलब क्या? जैसे आप खाना बना रहे हो, खाना में जो पानी उड़ता है जलवाष्प का रूप ले लेता है। तो इसी जलवाष्प की उपस्थिति जहां रहती है वहां की कंडीशन क्या हो जाएगी? आर्द्र, या हल्का नमी लगेगा। जैसे इस समय अगर आप कूलर चला के बैठ जाइए, आगे सूखा रहेगा, पीछे एकदम पसीना पसीना, यही है आर्द्रता, ठीक है, यही है आर्द्रता। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, कूलर आपको ठंडा हवा दिया, जब ठंडा हवा लगा आपको मस्त है, लेकिन गर्मी जब आपको चापेगी तो वही जो ठंडा हवा है वो पानी बन जाएगा। और लोग कहते हैं अरे यार मेरे घिसरा पड़ रहा है, पसीज रहा है, पसीज रहा है, तो यही है पसीज, ठीक है। तो आर्द्रता यही होती है। लेकिन जब यही वायु ऊपर जाती है तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगी, क्योंकि जब गैसें ऊपर जाती ठंडी होती हैं, जब ठंडी हो जाएगी तब वर्षा का निर्माण होता है या वर्षा करती है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, इसके आगे हम लोग अगली वीडियो चर्चा करेंगे। तो तक के लिए नमस्कार।